तो बच्चों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ होप सीरीज का एक थर्ड वीडियो लेकर के। इसमें हम एपी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा। क्या देखा है, इफ सेकंड टर्म ऑफ एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25। सेकंड टर्म 13 है, मतलब कि आपको पता है ए टू क्या है, 13 है। और सेकंड टर्म बनाने का तरीका क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑल्दो आप लोग ये रिवीजन के लिए देख रहे हो, फिर भी मैं आप लोग का एक लिख देता हूँ। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है। तो ए एन आपका 13 दे रखा है, तो यहाँ 13 हो जाएगा। जो भी फॉर्मूले है उसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। ए टू, तो ए टू कितना है, 13 दिया हुआ है। ए प्लस, ए का हमें पता नहीं फर्स्ट टर्म कौन सा है, प्लस एन माइनस वन मतलब कि 2 माइनस वन विच इज, हाँ 2 माइनस वन ही लिख देता हूँ, इंटू डी। डी आपको नहीं पता है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये आपके बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा इसको सही कर दूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या है, फिफ्थ टर्म इज 25, तो मतलब A5 जो है वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, तो 25 इज इक्वल टू ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी। अब आपकी दो इक्वेशंस बन गई। ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, या फिर 1 नंबर में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो बस आपके क्या बन गया, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया। वो आपको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आपको पूरी तरीके से आता होगा। तो आप क्या करो, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, और दूसरी वाली इक्वेशन के लिख दो, ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू 25। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -3D, और 13 25 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 12 -12 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस से कट जाएगा। अब d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/3 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ जाएगा 4, d की वैल्यू 4 आ गई। अब d की वैल्यू आप पुट करो किसी एक इक्वेशन में। मैं कोशिश करता हूँ इधर लिखने की, यहाँ पर पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में d की जगह 4 रख दो, क्या हो जाएगा, ये 13 इज इक्वल टू ए प्लस 4, और 4 को उधर भेज दो, तो 13 माइनस 4 इज इक्वल टू ए। देन ए इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करोगे 9 आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। आपको 7 टर्म फाइंड करना है, तो 7 टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे मैं यहाँ करूँगा सॉल्व इसको। A7 इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 6D होता है ना। तो A7, ए तो आपको पता है 9 है, और डी भी आपको पता है कितना है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 4 ज़ा 24 विच इज इक्वल टू 33। आपका 7 टर्म आ गया 33, ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग करके जाइएगा ताकि गलत ना होने पाए। ठीक है, सेकंड क्या है, फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, प्रूव दैट 25 टर्म इज ट्रिपल ऑफ 11 टर्म। ठीक है, ये प्रूविंग वाला है, 3 नंबर में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो आप क्या करोगे, फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब क्या दे रखा है, A4 इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे बोल सकते हो A प्लस 3D इज इक्वल टू 0, या इसको एक चीज और कर सकते हो, A इज इक्वल टू -3D। इतनी चीजें आपको पता चल गई पहली इंफॉर्मेशन से। ठीक है, प्रूव दैट 25 टर्म ऑफ एपी इज ट्रिपल टू 11th टर्म। तो पहले आप क्या निकालो, 25 फिफ्थ टर्म, A25 विच इज इक्वल टू A प्लस 24D। अब आप A को चाहे D के टर्म में लिखो, हाँ A की जगह आप क्या लिख दो, D के टर्म में लिखना ज्यादा आसान रहेगा। तो क्या लिखो, A की जगह आप लिख सकते हो 3D प्लस 24। इतना तेज हॉर्न बजा के जाते हैं पता नहीं क्यों, 21D। तो ये आ गया क्या, 25 फिफ्थ टर्म आ गया 21D के बराबर। तो आपको फाइंड करना है 11th टर्म। तो A11 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 10D। और आपको पता है A की जगह क्या लिख सकते हो, -3D प्लस 11D। तो ये कितना हो जाएगा, 11 10 है सॉरी, तो हो जाएगा 7D। और आपको देख के ही पता चल रहा है ये जो 11 टर्म है, मतलब जो 25 टर्म है वो 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म है। अब इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिखोगे, सो A25 इज ट्रिपल ऑफ A11, प्रूव, आप लिख देना। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से। अभी देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वो आपको चेक करना है ये जो 150 है वो इस एपी का टर्म है या फिर नहीं। ठीक है, तो मान लो लेट
माइनस 150 बी nth टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी इसका मान लो nth टर्म है, तो आपका क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू -150। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, 11 है। ए की वैल्यू पता है 11 है, ए एन पता है आपको 150 है। नंबर मतलब एन निकालो कौन सा टर्म है, एनवा टर्म है, मतलब nth टर्म है। अगर एन एक कोई वो आ गया आपका नेचुरल नंबर या फिर एक होल नंबर आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एन वैलिड रहेगा, मतलब ये एपी का 150 टर्म है। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो क्या होगा, ये एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो एन माइनस वन, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी की वैल्यू हमें पता है। कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों को, वो करके माइनस करके सेकंड और फर्स्ट टर्म को। तो 8 माइनस 11 कितना आएगा, 8 3 11 -3 आएगा। ठीक है, 8 में अगर आप, हाँ 11 में -3 करोगे तो आपका 8 आएगा ना, 8 9 10 11, ठीक है सही है। कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता है आज तक, पता नहीं क्यों। 11 प्लस -3n हो जाएगा, -3n प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई किया बेटा, और कुछ नहीं किया। इससे ज़्यादा घबराना नहीं है इस चीज़ को देख करके। 150 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3n प्लस 3। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो, -150 इसको ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4 + 14 -3n। ठीक है, अब 14 को इधर ले आओ, -150 -14 इज इक्वल टू -3n। अब इन दोनों को जब करोगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो हो जाएगा -164। हाँ 164 ही होगा, इज इक्वल टू -3n। अब n इज इक्वल टू माइनस से माइनस कर जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 164/3। अब काटोगे तो 3 5 15, अब बचेगा 14 इधर पे, तो 3 4 12, 2 बचेगा तो 3 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, मतलब होल नंबर। होल नंबर, सो 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। तो 150 एपी का टर्म नहीं होगा। अगर n क्या आता, नेचुरल नंबर आता, तो एपी का टर्म होता है, अदरवाइज एपी का टर्म नहीं होगा। काफी अनकंफर्टेबल है यहाँ पे माइक लगाना, चलो कोई बात नहीं, इतना सह लेंगे आपके लिए। थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज इतना रिस्पेक्टिवली विच देन विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर देख लेना, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 and 8। थर्ड टर्म मतलब आपको पता है, A3 मतलब A3 इज इक्वल टू 4, और क्या दे रखा है, A9 इज इक्वल टू -8। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है मैथ का, मैं आपको एक टिप्स दे दूं कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको वर्किंग फार्मूला उसका जरूर लिखना है। ठीक है, शायद मैं पीछे भूल गया हूँ लिखना, बट आपको जरूर लिखना है सॉल्व करते टाइम एकदम डिटेल में। चीजें जितना ज्यादा डिटेल में बना के लिख पाओगे, उतना टीचर इंप्रेस होगा, उतना अच्छा आपका नंबर मिलेगा। अब वर्किंग फार्मूला का तो अलग से नंबर आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका वर्किंग फार्मूला लिख दिया तो आपको 1 नंबर वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोले एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा मिल जाएगा, पूरा तो नहीं मिलेगा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो बच्चों, बिना कॉमन सेंस के नहीं आना है क्लास में। ठीक है, A3 मतलब A3 क्या होता है, A+2D, 4 इज इक्वल टू A+2D, और यहाँ पे -8 इज इक्वल टू A+7D। अभी आपकी दो इक्वेशन बन गई अगेन, जैसे पीछे बनी थी। तो आप क्या लिख सकते हो, पहले दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 कर लो और इसको इक्वेशन 2 कर लो। तो 1 और 2 को घटा दो, 1 - 2 कर दो बाई इक्वेशन 1 - 2। 1 क्या है, A+2D इज इक्वल टू 4, और 2 क्या है, A+7D इज इक्वल टू -8। दोनों के जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे साइन सब बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे पूरे। तो इसको करोगे 5 बचेगा -5D। ये देखिए कितनी आवाज़ें हो रही हैं, चलो कोई बात नहीं। 8 4 12 12 बचेगा। D इज इक्वल टू -12/5। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का। अब इस D की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख करके A की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये काफ़ी वियर्ड सा क्यों आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सारी इक्वेशन सही तो रखिए। ठीक है, 8 4 12, 8 + 4 12, ठीक है सही है।
तो अब क्या करें हम इसको, हमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो बाय पुट इन डी इज इक्वल टू -12/5 इन इक्वेशन 1 में रख दो। क्या जो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू -12/5, तो इसको 4 इज इक्वल टू ए -24/5, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 4 + 24/5 इज इक्वल टू ए, 5 4 20, 20 + 24/5 इज इक्वल टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44/5, ए की वैल्यू आ गई 44/5। हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं एकदम कॉर्नर पे, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है, अब देखो ये कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आ रही बेटा तो बड़ी दिक्कत है, मैथ का एग्जाम एकदम करीब है और आपको ये कैलकुलेशन में डाउट आ रहा है, तो अब इतना तो मैं क्या ही समझा सकता हूँ, डाउट है तो रट लो क्वेश्चन को, क्या ही बोलूँगा। ऐसे नहीं, आप अकेले नहीं हो ऐसे डाउट वाले, मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों के ऐसे डाउट्स आते हैं, बट फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को मैथ पढ़ाना बहुत दिक्कत का काम है, आपको शुरू से थोड़ा सीरियस होना था। कोई नहीं, आपका डाउट नहीं है तो आप पढ़ो। ये आ गया, और डी कितना आया है, डी आया है आपका -12/5, तो अब क्या करो, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0, nth टर्म ऑफ AP इज 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो 0 इज इक्वल टू ए, आपको पता है ए कितना है 44/5 प्लस n-1 इंटू डी क्या है आपका -12/5। अब अंदर मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12n/5, और ये क्या हो जाएगा +12/5। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, एन ये माइनस में था तो इसको इधर भेज दो, 12n/5 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 और ये 5, 56/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 56/12, तो 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, तो 3 2 6 नहीं, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे थर्ड एंड नाइन्थ टर्म की बात हुई थी, तो ये नाइन्थ टर्म है, आप लोगों ने कमेंट में भी नहीं बताया, तो ये 8D होना चाहिए, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, अब तो आंसर आ ही जाएगा। 8 - 2 कितना होगा, -6 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी, तो पूरा गड़बड़ हो गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगी डी, डी इज इक्वल टू -2, और यहाँ, हाँ जब डी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे -2 रखना था ना डी की जगह पर, आई एम रियली सॉरी बच्चों, कोई बात नहीं, -2, और यहाँ पर भी -2 ही रखना था। अब हाँ, यहाँ पे क्या हो जाता, -4 हो जाता, -4 हो जाता, तो ए की वैल्यू आ जाती, इतने लंबे कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू 8 आ जाता, यहाँ ये पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे, ये सब रहने दो, ये रहने दो, ये मिटा देते हैं, ठीक है, सब खत्म 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 खत्म। हाँ, यहाँ पे ए की जगह ए कितना आया है, 8 आया है, ए आया है 8, और डी आया है आपका -2, -2, ठीक है। तो ए की जगह पे आप क्या रखोगे, 8 रखोगे, और डी की जगह पे n-1 इंटू -2 रखोगे, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 8
प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से, तो -2n प्लस 2 हो जाएगा ये। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, 8 + 2 10, 10 - 2n इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो n के नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब फिफ्थ टर्म, नंबर ऑफ टर्म नहीं, फिफ्थ टर्म क्या है, एपी का 0 है। क्लियर। अब देखो एपी से भर भर के असर्शन रीजन आए हुए हैं। ठीक है, असर्शन रीजन जो आए हुए हैं, जितना मैंने देखा पेपर का एनालाइज किया, कि सबसे ज्यादा एपी से ही आए हुए हैं। तो एपी के असर्शन रीजन को आप लोग रट लीजिए। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं। राइटिंग के टाइम गलत हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी आर इन ए पी, तो आपको बताना है कि अगर ये कंडीशन सच होगी कि नहीं। अगर ए बी सी ए पी में है तो ये कंडीशन सच होगी कि नहीं। अब आपको पता है अगर 3 नंबर ए पी में है, तो मतलब सेकंड और फर्स्ट का जो वो होता है, ये आपने पढ़ रखा है ना, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, ये पढ़ रखा है ना। तो इसमें A2 कौन सा है, B है, और A1 कौन सा है, A है, इज इक्वल टू B3 मतलब A3 मतलब C है, और ये क्या है, B है। अब B को इधर भेज दो, A को उधर ले जाओ, B को उधर लाओगे तो B प्लस B हो जाएगा ये, A को उधर ले जाओगे तो A प्लस C हो जाएगा। तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। मतलब ये आपका असर्शन सही है, असर्शन सही है। रीजन, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n²। ये चीज़ भी देख लेते हैं। फर्स्ट एंड ऑड नंबर मतलब कि आप क्या करो, ऑड नंबर की एक सीरीज बना लो। यहाँ बना लेते हैं, लेट ऑड नंबर, मतलब और फर्स्ट ऑड 10 ऑड नंबर है ना। फर्स्ट पहला ऑड नंबर हो जाएगा ऑड नंबर सा, ऑड नंबर्स आर क्या हो जाएगा, 1 3 5 एंड सो ऑन, n तक जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है सम ऑफ एपी एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने पढ़ रखा है पहले ही। ठीक है, तो एस एन क्या है, सम ऑफ, अच्छा n² आना चाहिए, इसको तो ऐसे ही एस एन रहने देना है। तो n/2 को n/2 ही रहने देंगे। पहला टर्म आपको पता है 1 है, तो ये 1 × 2 2 हो जाएगा, और n-1। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस कितना है सबके बीच में, 3 - 1 कितना होता है, 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2, अब अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, 2 + 2n - 2, 2 से 2 ये खत्म हो गया, 0 हो जाएगा ये। तो ये क्या बचेगा, n/2 × 2n, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, n²। और यही तो बोला गया था, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या होगा, n² होता है। तो ये आपका क्या है, सही है। मतलब दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों तो सही है, ए इज ट्रू बट नहीं, दोनों सही है। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दोनों में से कोई एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, दोनों बातें सही है, बट दोनों एक दूसरे का कोई मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब इफ k+2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, वैल्यू ऑफ के मैंने अभी पीछे ही बताया है, एक ये कंडीशन बताई है ना, इस कंडीशन को हम हाईलाइट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूज आने वाली है। अगले क्वेश्चन में भी यही कंडीशन यूज हो रही है। ठीक है, एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन आपको पता है तो एक बार में सॉल्व कर लोगे। क्या है, इसको मान लो ये पहला टर्म है a1, ये a2 और ये a3। आपको कंडीशन बताइए a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, ये पता है आपको। तो a2 क्या है, 4k - 6 माइनस a1 क्या दिया हुआ है, a1 दे रखा है k+2, a3 क्या दे रखा है 3k - 2, और a2 क्या दे रखा है 4k - 6। 4k - 6 माइनस के -2 इज इक्वल टू 3k - 2 -4k + 6। अब 4k में से k जाएगा, कितना बचेगा, माइनस वो +3k बचेगा, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू, इधर 3k और 4k बचेगा -k, और इन दोनों को जब करेंगे तो बचेगा, अच्छा यहाँ 3 है क्या, नहीं 2 ही तो है, ये दोनों तो बचेगा +4।
अब के को एक तरफ ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं। अब ये हो जाएगा 3k प्लस के इज इक्वल टू 4, 8 उधर जाएगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 12, देन k इज इक्वल टू 12 और 4 विच इज इक्वल टू 4 3 या 12 3। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी आ गया, k की वैल्यू 3 आ गई। ये भी 1 नंबर या 2 नंबर में आया क्वेश्चन। देखिए अब ऐसे वापस से आएगा, इफ द सम ऑफ k टर्म ऑफ AP इज इतना and its common difference is 6, find its fifth term, then the first term is 5, then the first term 5 है, ये पूछा फाइंड करने के लिए नहीं पूछता है सबसे रीजन में ऑफ कोर्स। अब if n term of AP is 7 minus n then the sum of 25। देखिए ये दोनों आपस में मैच तो नहीं कर रहे हैं, मतलब या तो ये ऑप्शन सही होगा या फिर ये दोनों, मतलब इन तीनों में से कोई सही होगा, एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हैं, देख के आपको पता चल रहा है। अब क्या दे रखा है, if the sum of फर्स्ट के टर्म ऑफ AP इज इतना एंड इस कॉमन डिफरेंस इज 550 टर्म। देखो सम दे रखा है, के टर्म का सम कितना दे रखा है, के 3k, के टर्म का मतलब एस के इज इक्वल टू 3k स्क्वायर माइनस के। तो आप क्या निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, मतलब एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म होता है, थोड़ा चालाकी लाओ। तो ये कितना हो जाएगा S1, मतलब S1 जो कि किसके बराबर होगा, पहले टर्म के बराबर होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, एक ही टर्म है AP में, एक ही एक से जोड़ोगे तो वही तो आ जाएगा, पहला टर्म ये आ गया और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया, d आपका आ गया 6। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, देन फर्स्ट टर्म इज 5, देखो 5 नहीं, फर्स्ट टर्म तो क्या है 3 है, तो आपका क्या है ये वाला ही ऑप्शन सही होना चाहिए, ए फॉल्स है। अब n टर्म ऑन ऑफ AP इज इतना, देन सम ऑफ इस 25 टर्म इज इतना, इफ द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म दे रखा है, चलो फिर सम वाले सॉल्व करना पड़ेगा। पहला वाला तो क्या है आपका गलत है यहाँ, अब दूसरा हम लोग देखते हैं रीजन सही है कि नहीं। इफ nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म AP का दे रखा है, मतलब an दे रखा है कितना 7 माइनस 3n, तो वो a क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका, n की जगह 1 रख दो, 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया 4 आ गया। ऐसे a2 निकाल लो, a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा n की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 विच इज 1, a1 और a2 आ गया, तो आपका d भी आ जाएगा, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 1 है और a1 कितना है 4 है, मतलब d आ गया -3। अब सम ऑफ 25 टर्म, तो S25 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्या है, n की जगह 25/2, 2a मतलब 8 हो जाएगा, 4 इंटू ए, n की जगह 25 -1 इंटू डी कितना दे रखा है, डी है आपका -3, 25/2, और क्या करेंगे इसमें, क्या कर सकते हैं, ये 24 हो जाएगा, 24 इंटू 3 कर दो, 24 इंटू 3 कितना होता है, क्योंकि 24 हो जाएगा, तो 24 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, अब 3 8 ज़ा नहीं 3 2 ज़ा 6 7 72, मतलब माइनस में 72 माइनस 72, उसको करेंगे तो 25/2, थोड़ा सा मैसी लग रहा है, इसको थोड़ा साफ करते हैं। 25/2 इंटू माइनस जब करेंगे तो ये दोनों माइनस में आंसर आएगा, माइनस में कितना आंसर आएगा 70, 17 6 गया 64 64 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट देंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 25 इंटू 32, बड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है, -32 करो, करना तो पड़ेगा ही, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ कहीं यहाँ आपको भी देखे 25 इंटू 32, अब टोटल का 0 कैरी 2, 415 होगा चाहिए, 415 हो जाएगा, ये 3 5 सा 15 का 5 कैरी 1 3 2 6 7, देखिए होगा 0 5 5 इसका 0 कैरी 800, ये -800 आया, मतलब रीज़न आपका सही है, असर्शन वो असर्शन इज फॉर रीज़न इज ट्रू, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ये जब भी आता है तो 3 नंबर लेकर के आता है आपको देने के लिए। पहले हम लोग एक बार चेक करेंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है
कि नहीं। हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग बढ़िया से हो रही है। आप लोग एक बार ट्राई करिए, तब तक मैं एक वाटर ब्रेक लेकर के आता हूँ जल्दी से। फर्स्ट टर्म दे रखा है हमारा -4 और डी हम निकाल देंगे, हम इतने टैलेंटेड तो हो गए हैं। +4 ये हो जाएगा, डी भी निकल गया हमारा। हमें पता है जो सम दे रखा है SN, वो भी पता लगा के रखा है हमने, कितना है 437, ये भी पता है हमें। ठीक है, अब हम पहले n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, n की वैल्यू निकालेंगे तो मतलब ये nth टर्म है, तो nth टर्म दे रखा है x, तो n क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए कितना है -4 है, n an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो n माइनस वन इंटू डी हमें पता है, d कितना है, d है आपका +3 है। ठीक है, 3 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, अच्छा ए प्लस प्लस का साइन है -4, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3n-3, और हो जाएगा x इज इक्वल टू 3n-7। ठीक है, 4 और 3 7 होता है। क्लियर, इतना चीज़ आपको मिल गई है, एक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको पता है एक आपने फार्मूला पढ़ रखा है, SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस l, ये पढ़ रखा होगा आपने। तो SN कितना दे रखा है, 437 है ना, 437 437। अब n/2 आपको पता नहीं है, हाँ n आपने अभी तुरंत निकाला है, चलो n को n ही अभी रहने देते हैं फिलहाल के लिए, n/2 ही रहने देते हैं। और फिर a पहला टर्म आपको पता है, पहला टर्म है आपका -4 और लास्ट टर्म है आपका x। अब n को भी लिख लेंगे हम x के टर्म्स में, 437 है, x के टर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, n को x को n के टर्म में मैंने बना दिया, यहाँ गड़बड़ हो गई ना। ये काम करते हैं, हम एक काम करेंगे कि n को ही n के टर्म में x को ही लिख लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो n/2 इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम जहाँ पर x है वहाँ पर लिख सकते हैं 3n-7। ठीक है, अभी हो जाएगा 437 इंटू 2 कर देते हैं इधर, और इधर क्या बच रहा है, इस 2 को इधर ले आऊँ मैं, यहाँ n बचेगा। अब यहाँ हो जाएगा 4 + 7 11 -11 + 3n। अब ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक, इसमें करेंगे तो 7 × 14 का 4 कैरी 1 3 × 7 8, ये बच जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11n + 3n²। तो आपको देख के भी यहाँ पता ही चल रहा हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब मैं इसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया और ये रिवीजन वीडियो है, इतना लंबा होना सही नहीं है इसका। तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू, एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो कि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव में हो नहीं सकते हैं, तो उस वैल्यू को आप मतलब वो कर देना, इनकरेक्ट बता देना, और जो n पॉजिटिव में आएगा उसको आपको रखना है। एंड उसके बाद n की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, अब हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा 10th क्वेश्चन रहेगा अंतिम क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ AP इज इतना। sum of first q term of AP is इतना। if pth term is 60 then find the value of p। क्या दे रखा है, the sum of q term of an AP, sum of q terms दे रखा है, if pth term is 60 then find the value of p। अब सम देखिए हमने पीछे ही किया था ऐसे, सम ऑफ क्यू टर्म मतलब SQ कितना दे रखा है, 63q माइनस 3q²। तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे इसकी तरफ, क्यू की जगह 1 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा 63 × 1 - 3 × 1। तो ये क्या हो जाएगा, S1, मतलब जिसको A भी बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू 60 आ जाएगा पहला टर्म। और हमें दूसरा टर्म भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 टर्म्स का सम निकाल लेंगे। क्यू की जगह हम 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 63 × 2 - 3 × 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 4, और ये हो जाएगा 2 - 1 1,
ठीक है, 114 ये हो जाएगा हमारा सेकंड सम ऑफ टू टर्म है। ये हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड सम ऑफ टू टर्म दे रखा है, तो हमारा जो सेकंड टर्म हो जाएगा वो क्या होगा, इस दोनों को माइनस कर देते हैं, 114 माइनस 60, दोनों में करेंगे तो ये जाएगा 4, अब 11 में 6 गया, बचेगा 5, यहाँ पे एक जीरो रहेगा, तो हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा 54, एक आ गया 60, एक आ गया 54, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा 54 माइनस 60 जो कि आएगा -6। ठीक है, डी आ गया, सेकंड टर्म आ गया और आपका फर्स्ट टर्म आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। तो नहीं, पहले आपको क्या फाइंड करना है, इफ पी टर्म इज 60 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी टर्म मतलब क्या दे रखा है, ए पी इज इक्वल टू 60। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, जो भी टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 60 इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमें पता है, पहला टर्म क्या दिया हुआ है इसमें, हमने अभी तुरंत निकाला है, जो कि 60 प्लस पी माइनस 1, पी माइनस 1 को पी माइनस 1 रहने देंगे, और डी भी आपको पता है -6 है, तो आप पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। 60 इज इक्वल टू ए भी 60, अच्छा यहाँ पी टर्म नहीं दे रखा, पी ही तो वैल्यू निकालना है, पी टर्म ए की वैल्यू आपने 60 निकाली, ये भी 60 ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला टर्म नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स इफ पी टर्म इज 60 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, पहला ही टर्म 60 है तो ये पी टर्म पूछा है तो ये 60 हो जाएगा। अब ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म, अब जहाँ हमें फाइंड क्या करना है, 11th टर्म, तब मजा आएगा फाइंड करने में। तो ये क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 1, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख लेना, पी इज इक्वल टू 1। अब आपको फाइंड करना है 11th टर्म, तो ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। तो आपको पता है ए 11 आपको फाइंड करना है, ए पता है कितना है 60 और डी पता है कितना है -6, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस -60, तो ये कितना हो जाएगा, 11 टर्म आपका 0 हो जाएगा, यही आंसर है। सारे क्वेश्चन हमारे आराम से सॉल्व हो गए। फिर 10वां और इजी सा क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, क्या दे रखा है, नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है। पहला टर्म क्या दे रखा है 7 a1, अब a2 दूसरा टर्म क्या है 28, 28 को आप क्या लिख सकते हो, 7 4 28 लिख सकते हैं। तो 4 मतलब कि, तो इसको अगर अंडर रूट में लिखोगे, रूट से बाहर निकालो 2 रूट 7 हो जाएगा, तो इसको लिखोगे 2 रूट 7। अब थर्ड, अभी इसको क्या लिखोगे 9, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 रूट 7। अब आई होप आपको समझ में आ गया। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म 4 रूट 7, कितना आसान था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होप सीरीज के और भी वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप इस वीडियोस को थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि सब इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।